चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन, मूवमेंट, हमने तो मैम हर चीज़ एक ही सुनी है कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, ये करो, वो करो। मैम मूवमेंट भी हो जाता है, लोकोमोशन भी हो जाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलाती हूँ जो कि हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के काफ़ी खैर इनकी थोड़ी मुंडी उल्टी रहती है। अब मैम क्या लोकोमोशन को हम मूवमेंट भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन पोस्चर। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology or zoology mentor. My name is Dr. Arishit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। मुझे पता है भाई एग्जाम टाइम चल रहा है, सब लोगों को बहुत टेंशन भी होती है। मैम चैप्टर्स कवर नहीं हो पा रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो मैम इतने सारे चैप्टर हैं, कैसे चीज़ें कवर करें? देखो इतनी टेंशन नहीं लेते हैं। 11th क्लास, पहली बात तो ऐसे सबसे पहले अच्छी चीज़ है कि ये एक होम एग्जामिनेशन है, इसमें कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है आपका। तो आप लोग अपना आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हो। इवन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट इस साल फर्स्ट ईयर जो 11th क्लास है इसमें आप अपना मैक्सिमम जितना सिलेबस कवर कर सकते हो करो। उसके बाद आपकी 12th क्लास थोड़ी लाइटर रहती है 11th के कंपैरिजन में, तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा, आप कवरेज ले सकते हैं। बट ट्राई करिए कि इस साल अगर आप अपना मैक्सिमम 98 या 100% सिलेबस कवर कर सको। जहां तक रही मेरी स्कूल वाले एग्जाम देने वाले बच्चों की बात, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन शॉट्स आपके सारे हैं आपके पास इस चैनल पे, आप सारे वन शॉट्स जाके चीज़ों को रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी से रीडिंग लगाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एकदम प्रॉपर नोट्स दिए जा रहे हैं आपको, जैसे आपको एग्जाम में डॉट लिख के आना है वैसे के वैसे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो भाई क्या होता है, हर किसी को ऐसे होता है मैम लोकोमोशन क्या होता है, मैम मूवमेंट क्या होता है। हर चीज़ में मैम कहीं ना कहीं ऐसे रहता है डिफरेंस कि मैम लोकोमोशन, मूवमेंट, हमने तो मैम हर चीज़ एक ही सुनी है कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, ये करो, वो करो। मैम मूवमेंट भी हो जाता है, लोकोमोशन भी हो जाता है। नहीं, तो आज भाई अपन हर चीज़ का डिफरेंस सीखेंगे। अब क्या होता है, तुम्हारे दोस्त वोस्त से लड़ाई हो गई, तुम्हें हड्डी वड्डी तोड़ने जाना है, तो हमें क्या हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी? नहीं, हमें हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलाती हूँ जो कि हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के काफ़ी खैर इनकी थोड़ी मुंडी उल्टी रहती है, बट काफ़ी ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनका नाम है स्किल्लू, ठीक है, SKLLU, स्किल्लू। तो क्या होता है भाई जब भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप इनको नहीं भूल सकते, वरना इनकी आता माजी सटकली हो जाती है। तो आज हम इस लेक्चर में हर एक बोन को प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है, सारी हड्डियां भाई। क्योंकि तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, मान लो तुम्हें हड्डी वड्डी तोड़नी हुई किसी की, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें हड्डी तोड़नी है किसी की? वो ऐसे ही पता चलेगा जब तुम स्केलेटन को अच्छे से पढ़ोगे। समझे कि नहीं समझे तुम? ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। तो आज बेटा हम इस लेक्चर के अंदर हर चीज प्रॉपरली कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन एज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। हालांकि मैं डायग्राम्स भी मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो आप लोगों को कवरेज में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। तो भाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। अपने आप से पूछेंगे, आर यू रेडी एवरीबॉडी? अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछना है कि जब भी आप एक लेक्चर देखते हो तो उसको पूरा कंप्लीट करें उस टीचर के साथ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट अपने आप से बोलेंगे, ब्रिंग इट ऑन मैम, आन दो मैम। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, भाई कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैम सिर्फ हड्डियां कवर करा के छोड़ दोगे, तोड़ना भी सिखाओगे, जॉइंट भी बताओगे, डिसऑर्डर भी बताओगे। अरे भाई सब बताएंगे तुमको, तुम चिल ही नहीं करते हो, है ना, तो सब बताएंगे, कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, कि भाई मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। तो चलिए अब इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। भाई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, स्टैंडिंग, मैंने ऐसे किया, आई एम स्टैंडिंग एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे, और मैं अपने हाथों का मूवमेंट, तो दिस इज मूवमेंट। ओके, बट मैंने मेरी पोजीशन चेंज करी, मैं यहां आई, मैं यहां से यहां आई। ओए होए होए, मजा आने लग गया मैम, क्या बात है। ठीक है, तो दिस इज लोकोमोशन। लोकोमोशन होता है जब आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, राइट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली, अगर हम अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं दैट इज मूवमेंट, और लोकोमोशन क्या है, जो बड़े चेंज इन पोजीशन होता है।
अब मैम क्या लोकोमोशन को हम मूवमेंट भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन पोस्चर। अब वो चेंज इन पोस्चर चाहे मैं एक जगह खड़े होके करूं या हर जगह खड़े होके करूं, राइट? तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, मान लो भाई मैं ये वाला मूवमेंट कर रही हूं, बट दिस इज नॉट लोकोमोशन बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द पोजिशन। मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही हूं, पर मैं पोस्चर जरूर चेंज कर रही हूं मेरी बॉडी का। ठीक है, मैं पोस्चर जरूर चेंज कर रही हूं मेरी बॉडी का, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ मूवमेंट। और अगर मैंने ये भी करा तो ये भी मूवमेंट है, बट ये लोकोमोशन है साथ में। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी। तो हम कह सकते हैं सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के पर्पस से, आपके नीट के एग्जाम के पर्पस से, असर्शन रीजनिंग के पर्पस से, हर चीज के पर्पस से बेटा काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए अब आगे समझते हैं। कभी तुमने सोचा कि यार मूवमेंट ये सब हम कहाँ देखते हैं? कहीं ना कहीं आप देखते हो डे टू डे लाइफ में। अगर आप देखें, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़े होंगे, तो दिस इज, देखते ही समझ से आ रहा होगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा, काफी जानी पहचानी शक्ल लगेगी आपको इनकी। तो दिस इज पैरामीशियम। पैरामीशियम भी लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है, तो उसकी वजह से ये ऐसे होता है ना, हल्का हल्का। सीलिया बहुत छोटा मोटा लोकोमोशन कराती है, बट कराती है वेरी स्लो, बट यस कराती है। अगर हम बात करें तो वी हैव अनदर ऑर्गेनिज्म। थोड़ा आपको अपना एनिमल किंगडम वाला समय याद आने लगेगा। तो दिस इज हाइड्रा। दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा बेटा मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स की मदद से किसी कीड़े मकोड़े को भी पकड़ के खाता था, राइट? कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, प्रोटेक्शन, मूवमेंट ये अपने टेंटिकल्स के जरिए करता था। ओके, फिर अगर हम बात करें, देन वी हैव अनदर, दैट इज अमीबा। मैम अमीबा कौन सा मूवमेंट करता है? बिल्कुल करता है यार। अमीबा मूवमेंट किससे करता है? अमीबा बेटा मूवमेंट करता है स्यूडोपोडिया से। स्यूडोपोडिया क्या होता है? ये अपने, अरे स्यूडोपोडिया ये अपने हाथों को ऐसे आगे बढ़ा के जब भी पा लेता है प्रे को, कि आओ मेरे गले लग जाओ, है ना, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ऐसे मूवमेंट करता है, राइट? आपने देखा होगा अमीबॉइड मूवमेंट, राइट? ऐसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा अपनी बाहें फैलाता है और खा जाता है, इनगल्फ कर जाता है किसी चीज को। तो अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होती है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इनके एग्जाम्पल्स, ये लाइन और इनकी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं भाई देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। तो आइए पढ़िए, पहला मूवमेंट आ जाता है दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? बिल्कुल जैसे अमीबा करता है, ठीक है, फॉर्मिंग अ प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। अमीबा क्या करता है एग्जैक्टली? वो ऐसे एक एक्सटेंशन बनाता है, अरे ठीक है, ऐसे करके एक एक्सटेंशन बनाता है। मान लो ये कोई पर्टिकुलर चीज है, इसे खाने के लिए अपनी बाहों को फैलाता है, ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनाता है। ठीक है, फॉर्मिंग प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन स्यूडोपोडिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा जैसे ही आप चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि क्या होता है जैसे ही पहली लाइन आती है ना, अधिकतर बच्चों की खुजली होने लग जाती है, मैम ये माइक्रोफिलामेंट क्या लिखा है या आपने एक्टिन क्या लिखा है। बिल्कुल बेटा, यही चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आगे आप बिल्कुल पढ़ेंगे ये क्या होता है। चेंजिंग इट्स शेप, ये अपनी शेप बदलता है। ऐसा मूवमेंट कौन शो करते हैं? तो भाई ऐसा मूवमेंट शो करते हैं आपकी बॉडी में WBC और मैक्रोफेजेस, वो इसी तरीके का मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। बात करेंगे सिलियरी मूवमेंट की, तो सिलियरी मूवमेंट दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया। भाई अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने यहाँ पैरामीशियम का एग्जांपल लिखा है। अरे भाई आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो हमारी बॉडी में ये मूवमेंट्स कहाँ हो रहे हैं हमें वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सीलिया भाई आपकी फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। अगर आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होती है आपकी, इसके अंदर भी बेटा बहुत सारे सीलिया होते हैं, क्योंकि जब आपका अंडा ऐसे ओवा में से जो आपका oocyte है वो ट्रैवल करता है, तो वो इन्हीं सीलियाज में से होके गुजरता है, तो फैलोपियन ट्यूब आपकी भाई सांस लेने की नली, ट्रैकिया, योर विंड पाइप, ठीक है, उसके अंदर भी सिलियरी मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपकी जो विंड पाइप है जहां से आप सांस ले रहे हैं, इसके अंदर भी सीलिया होते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होती है, चीजें भी होती हैं, भाई साफ भी तो करता है उसको, राइट। फिर आपके ब्रोंकियोल्स, आपकी लंग्स के अंदर छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं, उनमें भी होता है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट दैट इज विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स। अब भाई जैसी बात आती है मसल्स की, तो भाई सब लोगों को जिम याद आ रहा है, मैम ऐसे यूं डंबल उठाते हैं मैम, है ना, यूं तो डंबल जो तो उठाए, जो तो पंप आता है। तो भाई आपकी लिम्ब मसल्स, दैट इज आपकी हाथ और पाँव की मसल्स, हाथ और पाँव कैसे उठा के देखो, है ना, तो हाथ और पाँव की मसल्स का मूवमेंट। आपकी टंग, टंग इज अ मसल बेटा, उसका मूवमेंट। आपके जॉ का मूवमेंट, जो मैं ऐसे बोल रही हूँ, है ना, ये सारे मूवमेंट्स आर मस्कुलर मूवमेंट्स। इसके अलावा बेटा एक मूवमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज फ्लैजुलर मूवमेंट। ये फ्लैजुलर मूवमेंट कौन दिखाता है बेटा, ये मूवमेंट दिखाते हैं स्पर्म्स। स्पर्म बेटा जब ट्रैवल करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, जो स्पर्म है इसके पास क्या होता है, फ्लैजुलर मूवमेंट करता है ये, राइट। कौन, स्पर्म कह लो, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कह लो, ये टाइप के बेटा मूवमेंट्स हैं, इन्हें याद रखना है। अमीबॉइड मूवमेंट कौन कर रहा है, WBC और मैक्रोफेज कर रहे हैं। सिलियरी मूवमेंट कौन कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स में है। आपका मस्कुलर मूवमेंट क्या कर रहा है, आपकी 4 लिम्स, आपकी हाइंड लिम्स, आपका जॉ, आपकी टंग। फ्लैजुलर मूवमेंट क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, स्पर्म जी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बाद। अब हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। मैम आय है, मसल्स की तो बात कर दी तो क्या तो मजा आ जाता है, राइट। तो भाई इट इज अ मीजोडर्मल ऑर्गन, ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन। एनिमल किंगडम याद करेंगे, अरे मैम क्या बात कर दी है, कैसे ही बातें करती हो, एनिमल किंगडम हमें काय का याद होगा, आई नो भूल जाते हैं, नहीं। तो भाई मीजोडर्म क्या होती है, एक होती है एक्टोडर्म, बाहर की लेयर, ठीक है, एंडोडर्म अंदर की लेयर, मीजोडर्म बेटा आपकी मिडल लेयर, बीच की लेयर। तो भाई मीजोडर्मल ओरिजिन, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मतलब अगर आप अपनी मसल को स्टिम्युलस दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं उनकी बड़ी आदत होती है कि यार अरे सुनो ना, ऐसे ऐसे करेंगे और कहेंगे यार चल ना मेरी मसल दबा के देख, है ना, ऐसे यहाँ पे ये करके देख, क्या पंप है यार, है ना। तो आप महसूस करोगे, अगर आप खुद भी अपनी टाइट करना, ठीक है, अपनी बाइसेप ट्राइसेप्स को टाइट करना एंड फील करना, आपको कॉन्ट्रैक्ट फील होती है, राइट, कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। तो मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। जैसे ही स्टिमुलस दोगे दे विल कॉन्ट्रैक्ट। और बच्चा आपकी बॉडी का 40 से 50% वजन आपकी मसल्स का होता है। इसलिए अगर आप देखोगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, उन लोगों का जो वजन होता है, वो लोग पहले क्या करते हैं, अपने बॉडी से फैट लॉस करते हैं, अपना वजन फैट हटाते हैं बॉडी से, फिर वो मसल गेन करते हैं। तो उनका जो वजन होता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। रीजंस, अगर उन्होंने फैट लॉस किया तो उन्होंने मसल गेन भी किया, ठीक है, मसल गेन किया तो जो वेट है वो बराबर हो जाता है। बस वे मसल्स का भी काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है आपके वजन के अंदर, राइट। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, भाई मसल की भी प्रॉपर्टीज होती है, हमने देखा कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है भाई, जैसे भाई आपने रबर बैंड है, आप उसको खींचोगे तो वो वापस अपनी जगह पर लौट जाएगा। तो भाई अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो वापस रिलैक्स भी हो जाती है अपनी मसल। एक्साइटेबल है, स्टिमुलस मिलेगा, एक्साइट होगी, कॉन्ट्रैक्टेबल भी होगी, एक्सटेंसिबिलिटी भी है, ठीक है, आप लोग स्ट्रेचिंग भी करते हो, राइट। मसल्स जो है एक्सटेंड भी होती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी भी है मसल्स के अंदर। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, याद रखेंगे 4 प्रॉपर्टी,
बहुत बार आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मसल, और फिर अगर यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट हुआ फिर तुम वहां जवाब नहीं दिए तो बड़ी बुरी बात है भाई। इसको पढ़ना आना चाहिए। आपके स्कूल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है कि मसल्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, हर चीज एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, तो अब देखते हैं टाइप ऑफ मसल्स। हालांकि टाइप ऑफ मसल्स वाली जो हेडिंग है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं करा तो बेटा आप वहां जाकर जरूर स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स जो होते हैं, टाइप ऑफ मसल्स, वो देखना। बट हालांकि यहां पर अपन थोड़ा सा रिविजन करते हैं उस चीज का, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं उस चीज का, बिकॉज अगेन मैम हम आदत से नहीं मानेंगे, आपने बोल तो दिया पर हम वहां जाएंगे, हम पढ़ेंगे, तब तक मैडम जी बड़ा समय हो जाएगा। तो एक सेकेंड मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बट मेजरली बेटा आपको ये वाला टॉपिक जाकर उस चैप्टर में से पढ़ना है। स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, ठीक है, आपकी कार्डियक मसल होती है। सबसे पहले तीनों के डायग्राम बना लेंगे। अगर आप देखेंगे तो स्केलेटल मसल जो होती है बेटा आपस में काफी चिपकी चिपकी सी होती है, देख रहे हो, काफी चेपू चेपू टाइप्स की। स्मूथ मसल जो होती है ऐसी स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्पिंडल, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल जो होती है बेटा इसमें ना, अरे इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर होती हैं ब्रांचेस। क्या होती हैं इसके अंदर? ब्रांचेस। इसमें जो न्यूक्लियस है सेंटर में ही होता है और एक ही होता है। इनके पास जो न्यूक्लियस है बेटा वो साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता और मल्टीपल होते हैं। ओके, तो पहले हम न्यूक्लियस के बारे में लिख लेते हैं। मैम इतनी ही बात आपने कर दी है। तो अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की चीज देखें, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड और पेरिफेरी पे है, पेरिफेरल। इनका क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड है और सेंटर में है। इनका भी यूनी न्यूक्लिएटेड है और सेंटर में है, बीच में। चलो मैम ठीक है, हमें ये तो दिख रहा है। यहां अगर आप देखोगे आपको कोई ब्रांचिंग नहीं दिखेगी, कोई ब्रांचिंग नहीं दिखेगी, यहां पे आपको ब्रांचिंग दिखेगी। चलो मैम ठीक है। अब बेटा एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्ट्राइशंस। तो भाई ये स्ट्राइशंस जो हैं आपको स्केलेटल मसल और आपको कार्डियक मसल के अंदर नजर आएंगे। तो स्ट्राइशंस जो हैं इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्राइशंस। या आपको स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में नजर आएंगे, ठीक है मैम। स्ट्राइशंस इन दोनों में, स्ट्राइशंस यहां पर आपको नहीं नजर आते, स्मूथ मसल के अंदर कोई स्ट्राइशंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, दिस इज अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, ठीक है। स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट, स्ट्राइशंस एब्सेंट, स्ट्राइशंस प्रेजेंट, ठीक है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। अब एक चीज होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स के अंदर नजर आता है, ठीक है। किसके अंदर नजर आता है, कार्डियक मसल्स के अंदर, दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बेटा ब्लड सप्लाई की, तो ऑब्वियसली अगर कार्डियक मसल है बेटा, आपकी दिल की मसल्स हैं, तो उनमें ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होगा, इनमें थोड़ा ही होगा, इनमें भी थोड़ा ही होगा, पर उसमें बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेजर डिफरेंस रहते हैं। अगर हम बात करें इनके एक्शंस की, तो हम बेटा स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, इनका वॉलेंटरी एक्शन होता है, मतलब आपके हाथ और पांव की मसल्स हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, दे आर वॉलेंटरी इन एक्शन।
पर स्मूथ मसल्स इज इनवॉलेंटरी एंड कार्डियक मसल्स इज इनवॉलेंटरी। अब मैं तुम्हें बताऊं भाई, दिल की मसल को तुम कह सकते हो कि भाई चल कॉन्ट्रैक्ट हो, चल रिलैक्स हो, नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है, इट इज इनवॉलेंटरी इन एक्शन। तुम्हारी आंख की मसल्स, क्या तुम इन्हें खुद कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी एक्शन। चलिए एग्जाम्पल लिख लेंगे, दोनों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल क्या है? आपकी हाथों की हाइंड लिम्ब की मसल्स, ओके, आपकी फोर लिम्ब की मसल्स एक्सेट्रा। हाँ, यहां पर अगर हम बात करें स्मूथ मसल में, आपकी सिलियरी मसल्स मतलब आंख की मसल्स जो हैं, आपके पेट की मसल्स, जीआई मसल्स, जीआई ट्रैक्ट की मसल्स। कार्डियक मसल में भाई एक ही चीज आती है, दैट इज हार्ट। ठीक है, इसकी जो छोटे मोटे और डिफरेंस हैं आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में देख सकते हैं। मेजर डिफरेंसेस हालांकि मैंने आपको वापस करा ही दिए हैं, पूरा रिवाइज ही करा दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं कि मसल के अंदर क्या होता है। वो ऐसे नहीं कहते डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बा डब्बा डब्बा। इवन आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा एक चाइनीज डॉल आती है जिसमें ना वो कुछ ऐसी सी दिखती है, ऐसी सी, मतलब कुछ, मैं तो ऐसे अजीब सी बना रही हूँ यार, मैं तो थोड़ी कुछ ऐसी सी नजर आती है वो डॉल, है ना। इनके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर एक और छोटी डॉल होती है, फिर इस डॉल के अंदर एक और छोटी डॉल होती है, ऐसे करके डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल होती है। फिर आप इनको निकालते हो तो ये 3 डॉल्स होंगी, ऐसे 3 4। तो भाई मसल के साथ भी यही होता है। मसल के अंदर भी अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन काटोगे तो बहुत, मसल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आज वो अपन देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं इस मसल को बेटा अब जूम करती हूँ, ठीक है, ये आप देख रख रहे हैं हाथ की मसल है। तो यहां पर बेटा अगर इस मसल को जूम किया जाए, ठीक है, मसल को जूम किया जाए, हमने मसल को जूम किया, राइट, तो हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा यहां पर यार एक लेयर है, यहां पर एक लेयर है, ओके, दिस इज मसल। अगर मैं बात करूं, ये है बेटा आपकी मसल। मसल के अंदर बेटा होती है एक लाइनिंग, जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, इस लाइनिंग को हम कहते हैं एपीमायसियम। क्या कहते हैं? एपीमायसियम। अगर मैं बेटा मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल्स, जिन्हें कहते हैं फैसिकल्स। तो अगर आप मसल को देखेंगे तो मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल्स, जिन्हें कहते हैं फैसिकल्स। तो यहां पर अगर आप पहुंचेंगे, अपन इसको जूम करेंगे बेटा, इसको जूम करेंगे, तो दीज आर फैसिकल्स और मसल बंडल्स। इनके अंदर भाई, इनके अंदर भी लाइनिंग होगी, ऐसे थोड़ी सिर्फ तुम ही लोग हो क्या होशियार, सिर्फ तुम ही लोग थोड़ी हो गए इस दुनिया में होशियार भाई। दिस इज नॉट हैपनिंग। तो भाई इसको कहते हैं, जो इसके अंदर लाइनिंग है, दैट इज पेरीमाइसियम। ठीक है मैम। अब मसल बंडल के अंदर क्या होता है? मसल बंडल के अंदर होते हैं छोटे छोटे मसल सेल्स, मसल सेल्स। तो अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, अगेन आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को लाइनिंग नजर आएंगी। आप बोलोगे मैडम जी ये कौन सी लाइनिंग है, इस लाइनिंग को क्या कहेंगे? तो बेटा इस लाइनिंग को आप कहोगे एंडोमाइसियम। ठीक है, एंडोमाइसियम। मसल के अंदर क्या थी? एपीमाइसियम। मसल आप क्या अगर देखोगे, मसल बंडल दैट इज फेशिया, उसके अंदर क्या थी? पेरीमाइसियम। इसके अंदर जो मसल सेल है, मसल सेल के अंदर क्या है? दैट इज एंडोमाइसियम।
और भाई इस मसल सेल के अंदर क्या होता है, इस मसल सेल के अंदर बेटा होते हैं मसल फाइबर्स, या आप कह सकते हो इसके अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स को ही हम कहते हैं, मसल फाइबर्स का ही दूसरा नाम होता है मायोफिलामेंट्स। हम इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे, अभी डोंट वरी। तो हमने क्या देखा, मसल है, मसल का बंडल है, उसके अंदर मसल सेल है, मसल सेल के अंदर मसल फाइबर्स है। यार कितना मैम, ये वही बात है, डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा है ना भाई, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे होते हैं बेटा, वेरी वेरी डीप। समझ गए? याद रखने की चीज क्या है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। आप लोगों को टोटली बोला जा सकता है कि भाई आप क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मसल या स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल बनाओ, ठीक है। यहां आप अगर मसल बनाएंगे, पूछ सकते हैं मसल के अंदर किस चीज की लाइनिंग होती है, एपीमाइसियम, ठीक है। मसल सेल के अंदर किसकी होती है, एंडोमाइसियम। फेशिया के अंदर किसकी लाइनिंग होती है, दैट इज पेरीमाइसियम। ओके, हर चीज के अंदर किस चीज की लाइनिंग है, प्लस मैच द कॉलम में आ सकता है, आप लोगों को एग्जाम में ड्रॉ करने आ सकता है, अलग कितने एमसीक्यू और कितने स्ट्रक्चरल डायग्राम्स इधर से निकल रहे हैं। चलिए आइए, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मसल। मतलब अगर मैं सिर्फ इस सर्कल रीजन को बनाऊं तो तुम्हें क्या क्या नजर आएगा, वो अपन यहां पर देखते हैं। आ जाओ, तो मैम के साथ ही ड्रॉ करेंगे बेटा। देखो, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक तुम डायग्राम नहीं बनाना सीखोगे, नथिंग कैन बी डन। डायग्राम बनाने की आदत बेटा पढ़नी ही चाहिए। नहीं पढ़ रही तो बेटा बहुत गलत चीज है, बिकॉज डायग्राम की आदत पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। हमें थोड़ा बराबरी चाहिए, यस, ये हुई ना बात। हाँ ठीक है, चलिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने में एक बारी के लिए टाइम लगता है, उसके बाद आप लोगों को कोई समय नहीं लगेगा डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो चलिए एक बार डायग्राम पे फोकस करते हैं। हाँ जी ठीक है, चलिए डायग्राम पे फोकस करते हैं। दैट इज पिंक के बाद बेटा अब अपन बना रहे हैं, अपन ने ये क्या बना लिया, अपन ने मसल बंडल बनाया है पहले, ठीक है। आप यहां देखोगे तो दिस इज मसल बंडल, और ये जो पिंक लेयर आप देख रहे हैं दैट इज पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम की लेयर है। अब अंदर हमने क्या बनाए हैं, मसल बंडल या फेशिया। इनके अंदर किस चीज की लाइनिंग है, इनके अंदर किस चीज की लाइनिंग है, दैट इज पेरीमाइसियम। अब हम पेरीमाइसियम को ड्रॉ करेंगे। पेरीमाइसियम को पेरीमाइसियम को ड्रॉ करेंगे। चलिए अब इसके अंदर आप क्या ड्रॉ करेंगे, मसल बंडल के अंदर होता है बेटा, मैम के साथ बोलना है। ऐसा नहीं है कि मैम बना रही है हम थोड़ा सो जाते हैं, मैम एक झपकी लगा लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई करनी है मैम के साथ, यहाँ पे फोकस। मसल बंडल के अंदर क्या होगा, मसल सेल होंगे। तो आइए मसल सेल बना लेते हैं मैम, छोटे छोटे से मसल सेल्स बनाएंगे, वेरी स्मॉल, कोशिश करेंगे जितने छोटे बना सके हम लोग, ठीक है। मसल बंडल के अंदर क्या बनाएंगे, छोटे छोटे मसल सेल्स बना देंगे। ओके, अब इनके अंदर भाई क्या चीज की लाइनिंग थी, इनके अंदर किस चीज की लाइनिंग होती है, इनके अंदर किस चीज की लाइनिंग होती है, इनके अंदर होती है
माइसियम। आप बोलोगे मैम कितने परफेक्शन से बनाओगे? यार क्या होता है, जब तक डायग्राम में परफेक्शन नहीं आता ना, एक संतुष्टि सी नहीं आ पाती है जिंदगी में। तो मेरे को जब तक वो संतुष्टि नहीं आएगी ना, मैं उसको ड्रॉ करती रहूंगी। डायग्राम बनाओ तो एक नंबर बनाओ, दैट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ। कि देखे तो लगे वाओ, दिल बोले हड़प्पा तो नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ वैसा भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं आपके मसल फाइबर्स। ओके चलिए अब लेबलिंग करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेबलिंग। तो भाई सबसे पहले जो आप आउटर देख रहे हैं, दिस इज मसल। मसल की जो आप अंदर ये लेयर देख रहे हैं, दैट इज पेरीमाइसियम। आप ये जो अंदर देख रहे हैं, दिस इज मसल बंडल, और आप इसे कह सकते हैं फेशिया, सॉरी फैसिकल। एक सेकेंड, मैंने यहां पर भी फैसिकल ही लिखा ना, यस यस फैसिकल। ठीक है। इधर जो आप फेसिकल के अंदर की लेयर देख रहे हैं, अरे और उल्टा लिख दिया मैंने, यहां है एपीमाइसियम, यहां है पेरीमाइसियम, और अब बेटा अंदर की ओर जो आप देख रहे हैं, दिस इज मसल सेल, और मसल सेल के अंदर जो लेयर देख रहे हैं, दैट इज एंडोमाइसियम। ठीक है मैम, हमने हर चीज देख ली। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मसल, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मसल। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मसल भी देख लिया मैडम जी हमने। अब यहां पर क्या होता है मैम, ये जो खाली स्पेस है ये क्या खोखली होती है जो इतनी जगह है? नहीं बेटा, खोखली नहीं होती है। यहां पे क्या होता है, काफी सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, पूरे में ऐसे फैला हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा खासा पूरे में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू ऐसे फैला होता है। पर बेटा जो ये मसल बंडल होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू, इसे कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फेशिया। फेशिया क्या है एग्जैक्टली बेटा? ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कोलाजेनस सब्सटेंस है, जो कनेक्ट कर रही है किसको? आपके मसल बंडल्स या फेसिकल्स को कनेक्ट कर रही है, दैट इज फेशिया। ठीक है, तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इट इज अ कोलाजेनस connective tissue present between fascicles। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है फैसिकल्स को। इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, पानी की बोतल साथ में रखेंगे, मैम के साथ हर जगह बेटा पानी भी पीते रहेंगे। ऐसा नहीं है मैम आप अकेले पानी पीते रहते हो, नहीं भाई मैं अकेले पानी नहीं पी रही हूँ, तुम लोग भी पियोगे मैम के साथ पानी। ये डायग्राम बेटा एग्जाम में आ जाता है, बनाना भी आना चाहिए आपको, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मसल का डायग्राम। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन फेसिकल्स, ये इनको कनेक्ट करता है, दैट इज फेशिया। चलिए यही डायग्राम बेटा अभी हमने बनाया, दैट इज मसल बनाई, फेसिकल बनाया, मसल फाइबर बनाया। ठीक है, दैट इज मायोफिब्रिल्स बनाया आपने। ओके, दीज आर मसल सेल्स। ये डायग्राम हमने अभी बनाया है। यहाँ पे अगर आप और ध्यान से देखोगे तो मसल, फेसिकल, फाइबर, और इसके अंदर हमने क्या बनाए हैं, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अब इसी चीज को बेटा अच्छे से और देखेंगे। चलो अब बेटा आप लोग के एनसीईआरटी में क्या है, अपन ने जो डायग्राम बना, एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, बहुत सिंपल, उन्होंने ज्यादा मेहनत ही नहीं करी। उन्होंने बुलाया मसल, वो बोले देखो भाई मसल में क्या है, ये मसल के बंडल दैट इज फेसिकल्स, और इन फेसिकल के अंदर क्या है,
ये मसल सेल्स या इसको आप मसल फाइबर भी कह सकते हो। इसके अंदर क्या है बेटा, इनके अंदर है मायोफिलामेंट्स। चलिए इनके अंदर क्या है, मायोफिलामेंट्स। अब बेटा अब आप डायग्राम बनाओगे मसल फाइबर या मायोफिलामेंट का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मसल फाइबर का डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ। ये डायग्राम बेटा अभी हम बनाने वाले हैं मसल फाइबर का, अच्छे से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे मैम के साथ। क्या बात है, एक बारी में परफेक्शन। ठीक है, हम मसल फाइबर का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, अच्छे से इस डायग्राम को समझेंगे। तो भाई क्या होता है, जैसे आप लोगों के पास सेल्स पढ़ते हो, हर जगह आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके पास क्या होती है, यहां पर बेटा मसल के टर्म में आप जब भी कोई शब्द का प्रयोग करते हैं आप सार्को लगाते हैं आगे। क्या लगाते हैं, सार्को। ओके, तो भाई जैसे आपके सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, तो इसमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्म। अब ये पहले मैं इसको पूरा ड्रॉ कर देती हूं ताकि आप लोगों को थोड़े बेहतर तरीके से ये दिख सके। थोड़ी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है मेरी, really really proud of my English। चलो चलिए आइए अब करते हैं लेबलिंग। ठीक है, अब आप करेंगे लेबलिंग, कोई अलग कलर का पेन ले लेते हैं लेबलिंग के लिए। चलिए, तो भाई जैसे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही बेटा इसके अंदर होती है सार्कोलेमा। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये किसका रेप्लिका है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है मसल फाइबर की, उसको कहते हैं सार्कोलेमा। अब भाई जो आप देखोगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म की जगह क्या कहलाएगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ओके, ये क्या हो गया एक तरीके से साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को मसल फाइबर में क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। यहां पर बेटा आप जो देख रहे हैं दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच इज, जिसको आप अपने खुद के सेल में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है मैम, ये सारी चीजें हम, मैम ये जो आपने पिंक और ब्लू कलर के फाइबर, मैम डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए तो नहीं बना दिया, नहीं भाई नहीं बनाए। तो भाई मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे मायोफिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, मायोफिलामेंट्स। अगर मैं आपको यहां पर वापस लेके जाऊं, ठीक है, ये देखो यहां पर आपको दिखाती हूँ, ये मसल सेल ही बेटा आपका मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर के अंदर ये जो पतले पतली चीजें निकल रही हैं, इन पतली पतली, अरे यार ये मिटना नहीं चाहिए, इन पतली पतली चीजों में क्या है, ये दीज आर मायोफिलामेंट्स। ये सारे क्या है, मायोफिलामेंट्स निकल रहे हैं प्यारे प्यारे से। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे, कहां गया, वेयर इज द डायग्राम, दीज आर मायोफिलामेंट्स। इसमें आपको दो टाइप के मायोफिलामेंट्स दिखेंगे, जो आपको थोड़े थिक दिख रहे हैं, देयर इज सम थिक फिलामेंट्स। भाई गाइस, एक तो जो ये स्केलेटन बैठा है, मुझे नहीं पता ये ऐसे बैठा है और इसका मुंह ऐसे होता है, मुड़ गया, मुझे डर लगा एक बारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थिक फिलामेंट्स हैं, इन थिक फिलामेंट्स को कहते हैं मायोसिन। और यहां पर आपको थिन फिलामेंट दिखेंगे, दिस थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज एक्टिन। ठीक है, एक्टिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं मायोसिन। तो अगर आप ओवरऑल एक मसल फाइबर या एक मसल सेल, देखो मसल फाइबर को ही मसल सेल कहा जाता है और मसल फाइबर के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स।
मसल फाइबर के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। मसल फाइबर इज ओनली कॉल्ड एज मसल सेल। इसके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर होते हैं बेटा मायोफिलामेंट्स। हालांकि ये मैंने ड्रॉ ही कर दिए। अब आप बोलोगे मैम ये जो आपने डिप्रेशन बनाए हैं ये क्या है? इनको बेटा कहा जाता है टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बेसिकली दीज आर extensions or depressions in sarcolemma. These are depressions in sarcolemma. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ डिप्रेशंस होते हैं ये, जिन्हें कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स, जो कि आप देख सकते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मसल फाइबर। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को तो हमने ये बनाया, दिस इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में जो फ्लूइड है दैट इज सार्कोप्लाज्म। फिर इसके अंदर क्या है? मायोफिब्रिल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मायोफिलामेंट्स। और भाई मसल फाइबर अगर स्ट्राइशंस है तो ये क्या होगी? स्केलेटल मसल हो सकती है, या फिर अगर इसमें अगर हमें क्या दिखेगी? इंटरकैलेटेड डिस्क और स्ट्राइशंस दिख गए तो कार्डियक मसल भी हो सकती है, राइट। दिस इज अ डायग्राम, जिसी को बेटा हमने बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करा है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ मसल में क्या बुलाया जाता है? सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म। थिक फिलामेंट इज मायोसिन, थिन फिलामेंट इज एक्टिन। अब यहाँ पे बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगी कि मैम मसल सेल इज मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर क्या है? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स का दूसरा नाम होता है मायोफिब्रिल्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मसल फाइबर्स को सिंसाइटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, यहाँ पे भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करती है, ये चीज याद रखेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है। इस चीज को याद है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि डायग्राम में आप समझ चुके हैं, बट स्टिल कई बच्चों को ऐसे होता है ना मैम संतुष्टि नहीं मिल रही हमारी आत्मा को। चलिए अब हम बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टेट समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना, क्योंकि अब हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ हम एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हैं। हम एग्जैक्टली ऐसा कुछ, या आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अच्छे से अब समझेंगे। तो यहां पर ध्यान देना है, बिकॉज ये टॉपिक ऐसे होते हैं बेटा जो दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। तो आप इधर दो चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल स्टेट, या नॉर्मल स्टेट को ही रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ अ मसल कहते हैं। रिलैक्स स्टेट है मसल का, ठीक है। और एक हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। एक हम बनाएंगे जब हमारी मसल रिलैक्स रहती है तो हमारे मायोफिलामेंट्स कैसे रहते हैं, और जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तब कैसे रहते हैं। तो पहले हम एक नॉर्मल स्टेट या रिलैक्स स्टेट को ड्रॉ करते हैं। तो भाई हमने देखा था मसल के अंदर दो टाइप के मायोफिलामेंट्स हैं, दैट इज थिन फिलामेंट्स। मुझे ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे गाइस, अगर मैं थोड़ा टेढ़ा बनाऊं तो समझना। ओके, ज्यादा दूर बना दिए क्या? राइट, ठीक है। और होते हैं बेटा थोड़ा थिक फाइबर्स, क्लियर। चलिए अब डायग्राम को बनाना सीखते हैं। मैंने दो टाइप के मायोफिलामेंट्स बनाए हैं, थिक और थिन। अब डिफरेंस से ही समझ आ रहा होगा कि थिक कौन सा है, जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है दैट इज मायोसिन, और जो आपको थिन नजर आ रहा है दैट इज पिंक कलर का, दैट इज एक्टिन। अब भाई बचपन से मैम हम एक चीज तो मैथ्स में करते आ ही रहे हैं, मैथ्स में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं फिर उसका सेंटर बनाते हैं। बिल्कुल, तो भाई इधर भी आप इसका सेंटर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहां पर भी अपन सेंटर ड्रॉ करेंगे।
तो भाई अगर आप यहां पर जो सेंटर ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, इस सेंटर, एक इन दोनों का सेंटर, ठीक है, एक इन दोनों के सेंटर। अब इन सेंटर को नाम देंगे, ठीक है, नाम देंगे इन दोनों सेंटर्स के बीच में जो मिडल में पास हो रही है, बीच से पास हो रही है, दैट इज द एम लाइन। जो बेटा इन दोनों दैट इज एक्टिन से पास हो रही है, दैट इज जेड लाइन। ठीक है मैम, हमें ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज वापस से देखेंगे कि मैम आपने बताया था मायोफिलामेंट्स दो तरीके के होते हैं। बिल्कुल बेटा, मैंने ही बताया था दो तरीके के होते हैं, थिक और मैंने बताया था एक होते हैं थिन। थिक को हम क्या कहते हैं? थिक को हम कहते हैं मायोसिन, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है एनाइसोट्रोपिक बैंड। एनाइसोट्रोपिक बैंड, या आप इसको ए बैंड का नाम दे सकते हो। वहीं आप बात करेंगे थिन की, तो थिन का दूसरा नाम होता है एक्टिन, और एक्टिन को कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, या आप इसको डिनोट कर सकते हैं एज आई बैंड। ओके, अब यही चीज मैं आपको यहां डायग्राम में समझाऊंगी कि बेटा ये जो पिंक कलर का बैंड आपको नजर आ रहा है, दिस पिंक कलर बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड। ये पूरा क्या है? आई बैंड। ये पूरा क्या है बेटा? ए बैंड। ये पूरा क्या है? ए बैंड। The thick band is called as anisotropic or myosin. The thin band is called as I band or isotropic band or actin filament. ठीक है मैम, ए और आई अभी तक हमें क्लियर है। वेरी गुड। अब आप देखोगे बीच का एक रीजन है, दिस रीजन, ये बीच का आपको एक रीजन दिख रहा होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एच जोन। क्या कहते हैं? एच जोन। एच जोन बेटा एक सेंटर जोन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए बैंड प्रेजेंट है। ठीक है मैम, यहां तक भी हमें चीजें क्लियर हैं। अब आप देखोगे कुछ हिस्सा है इस ब्लू बैंड का जो आई बैंड से ओवरलैप कर रहा है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इधर कुछ हिस्सा है, ये कुछ हिस्सा है जो इस पर बेटा ओवरलैप कर रहा है। इतना रीजन, ओवरलैप क्या होता है? एक के ऊपर एक। तो ये देख रहे हैं आप, इतना रीजन है जो इसका इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। यहां पे भी कर ही रहा है ओवरलैप, बिल्कुल हम देख सकते हैं इस चीज को। यस मैम, देख सकते हैं। तो इसको आप कहोगे ओ, दैट इज ओ बैंड, जिसको आप क्या कहते हो? ओवरलैपिंग बैंड। ओके, ओ बैंड और ओवरलैपिंग बैंड। ठीक है मैम, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब क्या मैं आई बैंड को सिर्फ इस हिस्से को, क्या इस हिस्से को I/2 और इस हिस्से को I/2 कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ मैम। अगर आप I को हाफ हाफ में लिखोगे तो यस मैम, I/2 I/2। अलग अलग जगह अलग अलग मेंशन होता है, कई लोग पूरे आई बैंड को I/2 से लिखते हैं। ओके क्लियर? तो हमने क्या क्या देखा? ए बैंड क्या है? मायोसिन। दिस आई बैंड क्या है? एक्टिन। बीच का जो सिर्फ सेंटर जोन है जहां सिर्फ और सिर्फ ए बैंड ही नजर आ रहा है, दैट इज एच और हेंसिल जोन, और ओ इज दी ओवरलैपिंग जोन। ठीक है मैम, अब एक बार यहां से आप एक चीज देखेंगे कि बेटा आपकी जेड लाइन से जेड लाइन तक के डिस्टेंस को कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन टू जेड लाइन, दैट इज सार्कोमियर। अब इन सारे शब्दों का मतलब एक बार हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो सार्कोमियर क्या है बेटा? सार्कोमियर क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव जेड लाइंस, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, जेड लाइन क्या है बेटा? जेड लाइन है एन इलास्टिक मेम्ब्रेन जो थिन फिलामेंट से गुजर रही है, थिन फिलामेंट से होके हो रही है। ठीक है, थिन फिलामेंट से निकल रही है। फिर आते हैं आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड।
बेटा इन्हें लाइट बैंड कहते हैं एज दे अपीयर लाइट अंडर माइक्रोस्कोप। आइसोट्रोपिक बैंड यार क्या होते हैं, एक्टिन बहुत पतला है, थिन है, तो भाई जो चीज थिन है अगर उसे आप माइक्रोस्कोप में देखोगे थोड़े हल्के रंग की दिखेगी, और जो चीज थिक है वो माइक्रोस्कोप में डार्क कलर की दिखती है, बस वही चीज होती है। ए बैंड क्या है बेटा, ए बैंड इज एनाइसोट्रोपिक बैंड, ये माइक्रोस्कोप में डार्क कलर का दिखता है। आई बैंड के बेटा थिन फिलामेंट होता है, आई बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज थिन फिलामेंट। जेड लाइन बेटा इनके सेंटर में से पास होती है। ए बैंड क्या होता है, ए बैंड में अगर आप देखोगे देयर इज ओवरलैपिंग जोन, हैंजन जोन जिसे आप कहते हो एच जोन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। एम लाइन बेटा एक सेंटर लाइन होती है जो एच जोन के बीच में से पास हो रही होती है। ठीक है मैम, क्या इतने पॉइंट्स आपको मन में क्लियर हैं? अपने आप से पूछना कि हमें मैम इतना पोर्शन क्लियर है। वापस एक बार रिपीट करूंगी बेटा, ध्यान देंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप यहां देखेंगे बेटा, दिस इज पिंक बैंड, दिस इज थिन, और थिन बैंड को एक्टिन, आई बैंड और लाइट बैंड कहा जाता है। दिस इज थिक बैंड, इसे एनाइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड और डार्क बैंड भी कहते हैं। ठीक है, आई और ए क्लियर है। ये जो मिडल का रीजन है जहां सिर्फ और सिर्फ ब्लू प्रेजेंट है, दैट इज थिक फिलामेंट प्रेजेंट, दैट इज हैंजिन जोन, एच जोन। और जहां ये ओवरलैप कर रही है दैट इज ओ जोन। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं सार्कोमियर। अब क्या हुआ, अब व्हाट हैपेंड, अब भाई हमारे जो जिम में गए भाई लोग, मैम मन हो गया जिमिंग करेंगे, उठाई जिम, कॉन्ट्रैक्ट किया मसल्स को। तो जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये लाइंस पास आने लगती हैं। तो एग्जैक्टली अगर अब मैं बनाऊंगी तो बेटा ए बैंड को आप, अब मैं कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट बनाने वाली हूं। ठीक है, ए बैंड बेटा, अच्छा थोड़ा पतला बना दिया मैंने इसको, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, एकदम डॉट एग्जैक्ट बनाएंगे ए बैंड को, तो एकदम ऐसा का ऐसा ही बनाना है ए बैंड। अब आई बैंड के साथ क्या हुआ बेटा, आई बैंड जो है थोड़ा पास आ गया। ठीक है, आई बैंड जो है थोड़ा पास आ गया। अब मैं इधर से सेंटर लाइन पास करती हूं, ये सेंटर लाइन तो एकदम सेम रहेगी, एम लाइन एकदम सीध में ही खिंचेगी। पर अगर आप देखोगे बेटा अब इसका सेंटर जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया है, इधर से इधर आ गया है सेंटर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इधर आप देखेंगे सेंटर, तो सेंटर बेटा, अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर, चलो छोड़ो। ठीक है, यहां तुम्हें समझ आ रहा है। तो जेड लाइन क्या हुई है, मैं एक्चुअली इधर बेटा टीवी में देख रही हूँ कि डायग्राम सही तो जा रहा है, बिकॉज यहाँ बोर्ड पे बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। तो जेड लाइन क्या हुई है, दिस इज जेड लाइन, दिस इज एम लाइन, दिस इज जेड लाइन। अगर अब आप यहां पर देखना क्या क्या बदलाव हुए हैं, दिस इज आई बैंड, दिस इज ए बैंड। अब एच जोन को देखेंगे, एच जोन बेटा श्रिंक होके छोटू सा हो गया है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच जोन थोड़ा छोटा हो गया है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देखें, एच जोन का साइज हो गया है कम। ठीक है मैम। अब ओ जोन का तो मैम साइज ही बढ़ गया। तो अगर हम बात करें ओ जोन की, इसका तो साइज क्या इंक्रीज हो गया, ओवरलैपिंग हिस्सा बढ़ गया। ठीक है मैम। बात करी जाए सार्कोमियर की, मैम सार्कोमियर की बात करो तो भाई सार्कोमियर जो था, सार्कोमियर क्या हुआ, सार्कोमियर की भी लेंथ कम हो गई क्योंकि जेड लाइन पास आ गई। तो सार्कोमियर की लेंथ भी कम हो गई। ठीक है, रिड्यूस हो गई। सार्कोमियर भी पास आ गया, एच जोन भी। ठीक है, अब यहां पर बात करें
कौन सा बैंड में कोई बदलाव नहीं आया, इवन आई बैंड बेटा श्रिंक हो गया, आई बैंड भी पास आ गया। तो अगर आप देखोगे आई बैंड का भी साइज जो है रिड्यूस हो जाता है, पास आ जाता है, श्रिंक होता है। सिर्फ एक चीज है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, ए बैंड। ए बैंड नो चेंजेस। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कौन सा ऐसा चेंज है जो नहीं, कोई ऐसी चीज चेंज नहीं हो रही है, दैट इज ए बैंड। ए बैंड पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। आई बैंड श्रिंक हो गया, जेड लाइन पास आ गई, सार्कोमियर छोटा हो गया, एच जोन छोटा हो गया, ओवरलैपिंग जोन बढ़ गया, पर मजाल है कि ए बैंड चेंज हो जाए? नहीं भाई, ए बैंड डिडंट चेंज। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कौन सी चीज चेंज नहीं हुई है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ए बैंड हैजंट चेंज्ड। चलिए इधर अब आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ बेटा, ये चीज एकदम पास आ गई, इसे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पास आ गई। ये चीज मैं आपको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से दिखाऊं अगर, जब मसल रिलैक्स होती है तो ऐसे फैली भी है। तो जब बेटा मसल रिलैक्स थी तो इतना डिस्टेंस थी, पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल की लेंथ क्या थी, कम, छोटी, जेड लाइन जो है बेटा पास आ गई है। इस चीज को आप और बेहतर तरीके से देखेंगे, देखिए दिस इज अ रिलैक्स स्टेट, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, दिस इज अ रिलैक्स स्टेट जब मसल रिलैक्स थी, जब आपने कॉन्ट्रैक्शन किया द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, तो ये मसल्स श्रिंक हो गई, पास आने लग गई, राइट? क्या आने लग गई? पास आने लग गई। क्लियर? एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जेड लाइन अंदर आई, तुमने और ज्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन किया तो जेड लाइन और अंदर आ गई। ठीक है मैम, यार क्या बात है, मजा आ गया। इसी तरह डायग्राम भी दे रखा है, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, सार्कोमियर, ये ओवरलैपिंग जोन है, इसकी लेबलिंग नहीं हो रखी है एनसीईआरटी में, बट ओ जोन आपको पता होना चाहिए। यही चीज है बेटा, आप इधर लिख सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये मैं लिखवा चुकी हूं कि भाई सार्कोमियर छोटा हो गया, आई बैंड छोटा हो गया, ए बैंड रिमेन्स द सेम, एच जोन कम हो गया, ओ जोन बढ़ गया। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब बेटा बिल्कुल बिल्कुल मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो एच जोन बहुत बार गायब भी हो जाता है, डिसअपियर भी हो जाता है, ठीक है, इन सम केसेस डिसअपियर भी हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट। बहुत ही मजेदार है, पता होना चाहिए हमें। हमने देखा भाई टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट में देयर इज थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। मैम एक्टिन तो हमने पढ़ लिया, मायोसिन भी हमने पढ़ लिया, पर थिन फिलामेंट में एक्टिन के अलावा दो चीजें और होती हैं, दैट इज ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, इन सबके स्ट्रक्चर्स बेटा आपकी एनसीईआरटी में हैं, तो स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी समझना पड़ेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हें इजी ही लगेगा। चलिए आ जाइए, एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन क्या है? एक्टिन बेटा एक थिन फिलामेंट है। ठीक है मैम, हमें तो पता ही है, कुछ नया बताओ। सही बात है, तो भाई थिन फिलामेंट जो होता है इसमें क्या कैसे बनता है, पहले ना ये कुछ टुकड़ों में प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं जी एक्टिन, और आप इसे कह सकते हो ग्लोब्यूलर एक्टिन। फिर क्या होता है, ये सारे मोनोमर्स हैं। मोनोमर क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो अलग अलग हैं। अब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब अब ये सारे जुड़ेंगे, पॉलीमराइजेशन, ये जुड़ने लगेंगे। तो जब ये जुड़ने लगते हैं तो ये जुड़ जुड़ के बेटा
ओके अगर आप देखेंगे तो बेटा ये सारे जुड़ जाते हैं और ये जो बनाते हैं दिस इज एफ एक्टिन, ये मिलकर क्या बनाते हैं एफ एक्टिन, जिसे आप कहते हो फिलामेंटस एक्टिन। दिस इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन। अब यहां पर एक चीज